अब इस भाग 2 में हम CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में आगे समझेंगे। अभी तक हमने समझा था कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसमें से कि हमने एक चैलेंज डिस्कस किया जिसमें कि सेंट्रल बैंक को ज़्यादा आसानी होगी बाकी सारे बैंक्स को मैनेज करने में और उनके फाइनेंसेस मैनेज करने में, और यहाँ तक कि जनता का भी के पास भी जो टोकन मनी है यानी कि टोकन CBDC है उसको भी मैनेज करने में, और अगर अकाउंट में है तो उसको तो वो मैनेज करेंगे ही करेंगे। अब जो है यहाँ पे एक और चीज़ आती है जिसको कि वो एड्रेस करेंगे और जिसमें कि उन्हें लाभ भी होगा, ऐसा उनका कहना है, यानी कि सेंट्रल बैंक्स का, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का चेंज जो हो जाएगा, जो हमने अध्ययन किया था कि ज़्यादा आसानी से मैनेज करना, और फिर मॉनेटरी पॉलिसी आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर फाइनेंशियल सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है, ब्लैक मार्केट है नहीं, वरना तो जो है ब्लैक मार्केट अपने आप में एक अलग ही चल रही होती थी कि सेंट्रल बैंक ने करेंसी छाप दी, अब वो पब्लिक की हो गई, पब्लिक प्राइवेट में रख के यूज कर रही है, बैंक को पता नहीं, सेंट्रल बैंक को भी पता नहीं। फिर अब ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, ये गलत है, पता तो चलेगा ही क्योंकि उनके कंट्रोल में है, बाकी को नहीं पता चलेगा, लेकिन सेंट्रल बैंक्स को तो पता चलेगा। तो और प्रोटेक्शन भी रहेगा कि बाकी से कोई आसानी से इजीली चुराएगा नहीं क्योंकि वो वॉलेट में है, पासवर्ड होंगे और कोई प्रोटेक्शन होंगे तो सो होंगे। फिर साइबर सिक्योरिटी की ज़्यादा सिक्योर कर रहे हैं कि आसानी से अगर आपके नाम से नहीं है तो या अकाउंट में नहीं है, जैसे कि बिटकॉइन तो आसानी से चोरी हो सकता है, कोई हैक कर ले, इसको थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल कर रही है। बिटकॉइन का पब्लिक लेजर है, वो किसी के एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है कंट्रोल करने वाली, तो इस तरह का उनका ये कहना है। और अब बात आती है कि लो कॉस्ट ऑफ मनी ट्रांसफर के, जैसे ये ऐप्स आपसे ट्रांसफर के पैसे लेती हैं कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे पेपाल, अगर अमेरिका से इंडिया या इंडिया से अमेरिका पैसे मंगाएं, सऊदी दुबई से कतर कुवैत से मंगाएं या भेजें, तो इसके थ्रू आसान होगा, कम पैसे कॉस्ट पड़ेगी ट्रांजैक्शन की, और लोकली तो नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर में नहीं पड़ती है, पर बैंक से में डालने निकालने के टाइम किसी टाइम पड़ जाती है, जैसे ऐप्स में पेटीएम वगैरह में। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो तो पड़ेगी नहीं, वो भी नहीं पड़ेगी, तो वो भी बचेगी। जैसे पेटीएम में जब बैंक में डालते हैं या वहाँ से अगर निकालें, जो फाइनल वॉलेट में अमाउंट बचा है तो बैंक में निकालें तो उस पर कमीशन कटेगा, तो इसमें नहीं कटेगा। फिर ये कहते हैं कि जो लोगों के पास बैंकिंग सिस्टम नहीं है उनको इसका अकाउंट दे देंगे, इसका वॉलेट का, तो वो जो है आसानी से उनको वो सेवा मिल जाएगी पैसे स्टोर करने की ऐप में बजाय कि बैंक अकाउंट में। तो सेम बात है कि ऐप में स्टोर है, ठीक है, चलो ये एक बात हो गई, कहने की हो गई, लेकिन ब्याज तो नहीं मिलता ना इसमें। इसकी जो पॉलिसी अभी तक के ये माना जा रहा है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, कि ब्याज अभी नहीं देने की बात कही गई है, आगे का पता नहीं। अब ये जो है ये और भी एक चीज कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है और ये जो डिजिटल करेंसी है, ये सेंट्रल बैंक और उसके जो पब्लिक है जो यूज करती है उनके बीच डायरेक्ट कनेक्शन है, जरूरी नहीं कि बैंक बीच में हो, डायरेक्टली भी जो है कनेक्ट है क्योंकि उसकी करेंसी है, पब्लिक के पास है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इसमें देखिए पहले नोट था तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, प्रिवेसी थी, प्राइवेट था, किसी को पता नहीं, अब तो कनेक्टेड ही कनेक्टेड है, अब निगरानी में है, कोई गड़बड़ भी नहीं कर सकते। अब जो है बैंक फेलियर का भी कह रहे हैं रिस्क नहीं होगा क्योंकि बैंक फेल हो जाए, लास्ट में जो भी बचा खुचा पैसा मान लो बैंक भाग जाए। अब तो जो है सेंट्रल बैंक के पास है, तो जो लोगों के पास है कंट्रोल सेंट्रल बैंक का है, जमा भी करोगे बैंक में तो बैंक उस पर लेके भागेगा कैसे, क्योंकि कंट्रोल सेंट्रल बैंक का है। मान लो इंडिया है तो आरबीआई का है, तो आरबीआई कंट्रोल कर लेगा, भागेगा वो उसके अकाउंट से निकाल लेगा क्योंकि प्रोग्राम है, वो तो कंट्रोल में है। तो इस तरह से ये चलेगा। अच्छा, अब क्या ये CBDC ब्लॉकचेन पे होती है बिटकॉइन की तरह या लाइटकॉइन या ईथर की तरह? नहीं, ये बिटकॉइन में हो सकती है, कर सकते हैं इसको भी, हमारा आरबीआई कर ले इसको ब्लॉकचेन में,
और सारे देश के सेंट्रल बैंक्स ब्लॉकचेन पे इसको ले आए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये कौन कहता है? ये कहता है कि जैसे फेडरल रिजर्व के बारे में मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का कहता है, तो यहाँ पे ये उसका ये कहना है कि हो सकती है, लेकिन हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। तो अभी तक वैसे ये समझ लीजिए कि ये ब्लॉकचेन पे रखेंगे नहीं जहाँ तक पॉसिबल है, और पब्लिक तो रखेंगे नहीं। ब्लॉकचेन होती वैसे पब्लिक में, लेकिन उसका सिस्टम भी प्राइवेट भी यूज कर रहे हैं, तो रखेंगे भी तो अपने कंट्रोल में रखेंगे। जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, पब्लिक लेजर यानी कि ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर नहीं होगा, प्राइवेट लेजर कर लेंगे कि सब कुछ इनके कंट्रोल में रहे, पब्लिक से मतलब नहीं। ये हुई एक बात। अच्छा, इसी की तरह यूएसए में सेंट्रल बैंक ना सही पर प्राइवेट लेवल पे इसी तरह की डिजिटल करेंसी आ रही है। जैसे डॉलर के लिए यूएसडीटी आता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, टेथर या टीथर दोनों ही प्रोनाउंस करते हैं लोग वर्ल्ड वाइड। तो ये तो प्राइवेट है, उसने उसके बराबर की वैल्यू मान ली कि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, हम डॉलर के बराबर ही रखेंगे, $1 बराबर 1 टेथर। और ऐसे ही है यूएसडीसी भी, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कॉइन। लेकिन ये सब प्राइवेट एंटिटीज चला रही हैं। जो सीबीडीसी है वो सिर्फ सेंट्रल बैंक चलाएगा, तो उसमें मिल्कियत है और सेंट्रल बैंक मालिक है। वैसे टेथर का भी मालिक है प्राइवेट, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो इस तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो तो हैं, लेकिन उनका भरोसा कम है, वो हो सकता है भाग जाएं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं। अब भारत में इसी तरह की डिजिटल करेंसी ई रूपी नाम से आ गई है। ई रूपी हम लोग यूज करेंगे उसी पैटर्न में जैसा अभी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब स्पेशलाइज्ड क्या है वो हम और आगे स्टडी करेंगे, और क्या क्या चेंजेस आगे आरबीआई लाएगा और क्या क्या इम्प्लीमेंट करेगा, और चीजें ऐड करेगा, कुछ घटाएगा। जो भी चीजें वो इधर उधर करेगा वो समय समय पे हम लोगों को पता चलती रहेंगी। तो सही जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ें।